जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि आज के इस क्लास में अग्निवीर नेवी एमआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जितना भी चैप्टर दिया गया है प्रत्येक चैप्टर से 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के प्रश्न लिए गए हैं। तो पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और अब आज से हर रोज इसी चैनल पर सुबह में 8 बजे मतलब 25 में जीके का प्रश्न लेकर आऊंगा और ये आप लोगों का रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगा, लाइव क्लास अभी नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। लाइव क्लास इंडियन आर्मी के लिए चलेगा, वो भी शाम के टाइम में 3 बजे। तो आप लोग सुबह में 8 बजे वाला ये जो अग्निवीर नेवी एमआर का मैं क्लास लाऊंगा ना, तो आप लोग हर रोज 20 से 25 मिनट का टाइम निकालकर ये पूरा 25 प्रश्न देख लिया करना, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई हर चैप्टर से मैं प्रश्न लेकर आऊंगा। आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं 100% यहां पर लिख दे रहा हूं कि बंदरगाह चैप्टर से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, इसके लिए आप लोगों को पूरा बंदरगाह पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाई बंदरगाह किसे कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यहां पर बोला गया है कि निम्न में से एन्नोर बंदरगाह कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। जितने लोगों को राइट आंसर पता है जल्दी से बता दो और गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। निम्न में से एन्नोर बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो जितने भी साथी तमिलनाडु बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। जो आपका एन्नोर बंदरगाह है यह तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में और कौन कौन सा बंदरगाह है मैं आप लोगों को बताया हूं कि तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, ठीक है ना। एक आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, एक आपका तूतीकोरिन बंदरगाह हो जाएगा और एक आपका एन्नोर बंदरगाह हो जाएगा। तो मेरे भाई तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। उसके बाद से महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है। एक आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। मेरे भाई सब कुछ मैं यहां पर मतलब लिखते हुए चलूंगा, जो भी मतलब पता रहेगा, ठीक है ना। और आप लोगों को पूरा क्या करना है, अपने कॉपी में भी लिख लेना है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में पड़ता है और एक आपका नहावा सेवा बंदरगाह पड़ता है, ठीक है ना। क्या पड़ता है? नहावा सेवा बंदरगाह पड़ता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों के दिमाग में ये गूंजना चाहिए मेरे भाई। नहावा सेवा बंदरगाह कहां पर पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, मुंबई में। और जो आपका कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है तो ये कहां पर पड़ता है? जो आपका कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है ना, कोलकाता जो हल्दिया बंदरगाह है तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और पारादीप बंदरगाह कहां पर पड़ता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो पारादीप बंदरगाह है ये ओडिशा में पड़ता है। बंदरगाह चैप्टर में एप्लीकेशन में बहुत अच्छे तरीके से कराया हूं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहां पर आपका नेक्स्ट है कि थल सेना के कर्नल रैंक का अधिकारी नौ सेना में किस रैंक पर होते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो मेरे भाई। इसका राइट आंसर जितने भी साथी कैप्टन बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और हर रोज मैं 25 जीके का प्रश्न जो लाऊंगा ना, तो 20 से 25 मिनट का आप लोगों का क्लास रहेगा। तो हर रोज आप लोगों को 20 से 25 मिनट देना है, ठीक है ना। और अपना स्कोर भी लास्ट में बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। आपका नेक्स्ट है कि किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह, लाहौर अधिवेशन, चंपारण आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी साथी बताओ। जितने भी साथी बारदौली सत्याग्रह बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ये कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह हुआ था और इसी में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो मेरे भाई दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ये जो आपका अधिवेशन है ना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, आप सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न अगर आपका चंपारण आंदोलन पूछ देगा तो ये कब हुआ था? ये मेरे भाई अप्रैल 1917 में आपका चंपारण आंदोलन हुआ था। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छे तरीके से मैं एप्लीकेशन में बताया हूं कि कौन सा झील कहां पर स्थित है, पूरा ट्रिक के माध्यम से बताया हूं। पूरे भारत में जिस भी राज्य में जितना भी झील है बहुत अच्छे तरीके से मैं बता दिया हूं। और 100% एक झील आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो जल्दी से बता दो कि राकसताल झील किस राज्य में स्थित है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए।
जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। मेरे भाई मैं आप लोगों को बताया हूं जहां भी आपका ताल आ जाएगा तो समझ जाना कि उत्तराखंड का बात किया जा रहा है। राकस ताल झील कहां पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। नैनीताल पूछ देगा तो वो भी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। और भी बहुत सारा ऐसा ताल है जो उत्तराखंड में है। अगर रामगढ़ ताल पूछ देगा ना, पूछ देगा कि रामगढ़ ताल कहां पर स्थित है, तो मेरे भाई इसमें भी आपका जैसे रामगढ़ ताल में भी यहां पर ताल लगा हुआ है, लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी के गोरखपुर जिले में है रामगढ़ ताल। और ये भी पूछ लिया जाता है क्योंकि मेरे भाई जितना भी ताल आता है वो उत्तराखंड में वो झील रहता है, लेकिन मेरे भाई ये जो रामगढ़ ताल है ना ये आपका उत्तर प्रदेश में है, तो इसको आप लोग याद रखना। बाकी यहाँ पर तेलंगाना दिया है, तो मेरे भाई पूछ देगा नागा अर्जुन सागर झील कहां पर है, क्या पूछ देगा, नागा अर्जुन सागर झील पूछ देगा, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जब नागा अर्जुन सागर झील पूछ देगा तो ये कहां पर हो जाएगा, ये आपका तेलंगाना में हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक झील के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया हूं। जब भी झील के आगे नाग आ जाएगा, जैसे शेषनाग झील यहां पर है, जैसे शेषनाग आपका जम्मू कश्मीर का है, तो ऐसे करके जिस भी झील के सामने नाग आ जाएगा तो समझ जाना कि वो जम्मू कश्मीर का झील है। जिस झील के सामने ताल आ जाएगा तो समझ जाना वो उत्तराखंड का आपका जैसे झील है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो आपका लोनार झील है वो कहाँ का है, मेरे भाई महाराष्ट्र का आपका लोनार झील है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, लोनार झील महाराष्ट्र का है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दे रहा हूं। अगर आपको एकदम जीरो लेवल से, जैसे जिस तरह से मैं झील एप्लीकेशन में कराया हूं, बंदरगाह बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, मैथ के क्लास को भी बहुत चैप्टर वाइज अच्छे से कराता हूं। अगर आप लोगों को नेवी एमआर के लिए एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई करना है, जीरो लेवल से पूरा क्लास करना है, जीके का, मैथ का और साइंस का, तो आप लोगों को प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है और फिर पेड कोर्स में जाकर ये मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है। इसका प्राइस सिर्फ 149 रुपया है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से सभी क्लास को कराया जाता है। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मार्कोस 2.0 बैच लेकर अपना अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी यहां से अपना पेपर का तैयारी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। बताया गया है स्वराज पार्टी का स्थापना कहां की गई। मेरे भाई ये नहीं बोला गया कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ, यहां पर बोला गया है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कहां किया गया। तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 1923 को याद रखना आप सभी साथी। स्वराज पार्टी का स्थापना कहां पर किया गया, इलाहाबाद में किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 1923 को किया गया। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह और महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। मेरे भाई 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन चलाया। यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया। और कब चलाया, तो 1916 ईस्वी में चलाया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। मेरे भाई आप सभी साथियों को अच्छे से पता होना चाहिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात पूछ रहा है, तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा जब कम पूछेगा तो। और जब सबसे ज्यादा पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात पूछेगा तो वो आपका केरल हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहां पर दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा में कब राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। तो मेरे भाई जल्दी से बता दो, जनगण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। बोला गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा में कब राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। तो 24 जनवरी 1950। जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। और हर रोज इसी तरह से 25 जीके का प्रश्न लाऊंगा। आप लोग देख रहे हो ना, हर चैप्टर का प्रश्न है, संविधान का है, ताल से है, झील से है, बंदरगाह से है, जो भी आपका नेवी एमआर का सिलेबस है ना, हर चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। तो यहां से आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होगा। चलो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है मेरे भाई,
भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय फल है ना, राष्ट्रीय जो प्रतीक है ना, 100% यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो पूरा आप लोगों को पढ़ना है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आपका नेक्स्ट है कि भारत का सबसे नया वेद कौन सा है? मेरे भाई यहाँ पर नया वेद पूछा गया है, तो नया वेद कौन सा है? जितने भी साथी अथर्व वेद बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नया वेद कौन सा हो जाएगा? जितने भी साथी अथर्व वेद बता रहे हो राइट बता रहे हो। और अगर पुराना वेद पूछ देगा तो क्या होगा? वेद से आपके पेपर में एक प्रश्न पूछेगा, क्योंकि वेद चैप्टर दिया गया है। पूछ देगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और पूछ देगा कि सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। पूछ देगा कि संगीत का वेद किसे कहा जाता है? मेरे भाई आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि संगीत का जो वेद है ना, वो सामवेद को कहा जाता है। और यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? यज्ञों का वेद कहा जाता है यजुर्वेद को। तो याद रखना आप सभी साथी, अथर्ववेद को जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, उपनाम से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। पूछ देगा कि डिंग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे भाई डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास को। द आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जितने भी साथी कर्णम मलेश्वरी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। कर्णम मलेश्वरी इज राइट आंसर। और मेरे भाई उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताओ। गोल्डन गर्ल पूछ देगा, उड़न परी पूछ देगा, तो आपका पीटी उषा हो जाएगा, ठीक है ना। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा को। और गोल्डन गर्ल भी बोल सकता है। गोल्डन गर्ल बोल देगा तो क्या हो जाएगा? गोल्डन गर्ल बोल देगा तो ये आपका पीटी उषा हो जाएगा। दोनों आप लोग याद रखना, ठीक है ना, उड़न परी और गोल्डन गर्ल। आपका नेक्स्ट है ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? लिख लेना अपने कॉपी में। जो भी आपके देश के पड़ोसी देश हैं सभी का राष्ट्रीय खेल याद कर लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछेगा। ईरान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से बताओ मेरे शेरों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी साथी कुश्ती बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो मेरे भाई कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना आप सभी साथी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी है, ठीक है ना। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपका आइस हॉकी है। यहां पर मैं कनाडा भी लिख दे रहा हूं। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका आइस हॉकी है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को 12 प्रश्न बता चुका हूं। ये 13वां प्रश्न है, पूरा 25 प्रश्न देखना है। डायमंड का संबंध किस खेल से है? तो जल्दी से बताओ मेरे शेरों। डायमंड का संबंध जितने भी साथी बेसबॉल बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। बेसबॉल इज राइट आंसर। अगर पूछ देगा कि कोर्स का संबंध किससे है, तो ये आपका किससे है? ये आपका गोल्फ से है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। और आपका मेटा का संबंध किससे है? वो आपका जूडो से है। मेटा का संबंध जूडो से है। और फील्ड अगर बोल देगा ना, तो मेरे भाई फील्ड आपका पोलो से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मेरे भाई खेल में खिलाड़ियों का संख्या भी पूछा जाता है। चलो आज सुबह से मैं कई क्लास कराया हूं, जो आप लोग का अभी ये क्लास रिकॉर्डेड हो रहा है ना, तो ये मेरे भाई रात को अभी मुझे पता नहीं है कितना टाइमिंग हो रहा है, लेकिन हाँ अभी 11 बज रहा है। यहाँ से तो दिखेगा नहीं, 11 बजे रात को ये क्लास रिकॉर्डेड हो रहा है। तो सुबह से काफ़ी सारे एप्लीकेशन में क्लास कराया हूँ, थोड़ा थोड़ा गला बैठ रहा है, तो इसलिए इस तरह से आवाज़ निकल रहा होगा। चलो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जितने भी साथी 7 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो मेरे भाई। यहाँ पर 7 हो जाएगा। और अगर पोलो बोल देगा तो पोलो में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना आप सभी साथी। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? मेरे भाई कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में तो आप जिम्नास्टिक में आपके 8 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। आपका जिम्नास्टिक बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जिम्नास्टिक पूछा जाता है। तो जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना आप सभी साथी। और खो खो में बार बार पूछा जाता है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे भाई खेल के क्षेत्र में तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये आपका दोनों खेल है तो ये तो होगा नहीं। साहित्य बचा है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? अभी
शायद ये क्लास में कल ही कराया था एप्लीकेशन में। जल्दी से बताओ आप सभी साथी, शिव समुद्रम जल परियोजना कहाँ पर स्थित है? जो लोग कल क्लास किए थे शाम को 7 बजे एप्लीकेशन में, तो उन लोगों को अच्छे तरीके से ये पता होगा। इसका राइट आंसर जितने भी साथी कर्नाटक बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ये जो आपका शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है तो वो आपका कर्नाटक में है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और मेरे भाई एक बात यहां से और आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना? वो बात क्या है, ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे ये जो आपका हीराकुंड बांध है, ये आप लोगों का सबसे लंबा बांध है, तो ये भी पूछा जा सकता है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कल मैं एप्लीकेशन में जो लोग मार्कोस बैच लिए है ना, तो उन लोगों के लिए मैं कराया था। और यहाँ उड़ीसा में आपका कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, जो सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना? और ये किस नदी पर है? हीराकुंड। तो ये मेरे भाई आपका महानदी पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका महानदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मैं आप लोगों को बताया था। मिट्टी से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, और पूरा मिट्टी में बहुत अच्छे से एप्लीकेशन में करा दिया हूं। चलो विश्व मृदा दिवस 5 सितंबर, जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। 5 सितंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बहुत सारा मिट्टी होता है। वो बहुत अच्छे से एप्लीकेशन में कराया हूं। अगर आपको एकदम बेसिक से पूरा चैप्टर वाइज नेवी एमआर के लिए पढ़ाई करना होगा तो मेरे भाई प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना और पेड कोर्स में जाके सिर्फ 149 रुपए में मार्कोस 2.0 बैच ले लेना, और पूरा क्लास आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। जिस तरह से मैं क्लास करा रहा हूं ना मेरे भाई, देखना जब पेपर देने जाओगे तो इन्हीं सब चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज क्लास कराया गया है। चलो सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र, वरुण, प्राकृष्मा, सेंचुरी और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई ये क्लास भी कराया जा चुका है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा, ठीक है ना? आपका क्या हो जाएगा? वरुण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? मेरे भाई ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का 2.5 दिन का झोपड़ा है तो ये कहां पर स्थित है? जल्दी से आप सभी साथी बताओ। ये आपका राजस्थान के अजमेर में स्थित है। जितने भी साथी अजमेर बता रहे हो राइट बता रहे हो। और अजमेर कहां पर है? तो ये आपका राजस्थान में है। अजमेर कहां पर है? तो राजस्थान में है, ठीक है ना? याद रखना आप सभी साथी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? तो ये अजमेर में है। नेक्स्ट है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। और नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना? नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी साथियों को अच्छे तरीके से पता होगा अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखना आप सभी साथी। अहिंसा दिवस क्यों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, इसलिए मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट है आपका 4 प्रश्न और बचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां पर है? और एक बात आप लोगों को करना है, अगर आप लोगों को ये क्लास एकदम परफेक्ट लग रहा होगा, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं 25 हर रोज जीके का प्रश्न आना चाहिए सुबह में 8 बजे, तो आप लोग एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना? क्योंकि उस कमेंट से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और जब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इसी तरह से हर रोज प्रश्न लेकर आऊंगा। मेरे भाई काफी सारा क्लास कराने के बाद रात के टाइम में मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपना नींद बर्बाद करके पूरा दिन का टाइम बर्बाद, मतलब बहुत समय इसमें लगाता हूं मेरे भाई। मैं चाहता तो जो लोग एप्लीकेशन में क्लास लिए हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को क्लास कराता, लेकिन मैं सोच रहा हूं जो एप्लीकेशन में जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों का यहाँ पर रिवीजन भी हो जाया करेगा हमेशा। और जब उन लोगों का सिलेक्शन होगा तो वो लोग हमसे मिलने आएंगे वर्दी में और गले लगाएंगे और बोलेंगे कि मैं आपसे पढ़ाई किया था। तो सोचो कितना सुकून का दिन होगा मेरे भाई। चलो इसलिए दिन रात मेहनत करने को मन करता है, बाकी आप लोगों का प्यार भी बहुत है। चलो यहाँ पर आपका है कि हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश का राजधानी जितने भी साथी शिमला बता रहे हो बिल्कुल भी राइट है। चलो नेक्स्ट है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया सभी लोगों को पता होना चाहिए।
मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, सुभाष चंद्र बोस इज राइट, ठीक है ना। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसका नारा है? जब सारे जहां से बोल देगा तो यह किसका नारा हो जाएगा मेरे भाई? जय हिंद भगत सिंह जी का है। आप लोगों को पता होना चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसका नारा है? तो ये मोहम्मद इकबाल का है, ठीक है ना। और राम प्रसाद बिस्मिल यहां पर दिया है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका नारा है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का नारा है, ठीक है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यहाँ पर आप लोग सरफरोशी की तमन्ना आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी का नारा है। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। बताया जा रहा है कि लठमार होली कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो मेरे भाई मथुरा, कितने लोग बता रहे हो? लठमार होली मथुरा, जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, मथुरा इज राइट आंसर। और अगर आपके पेपर में पूछ देगा कि बैसाखी या लोहड़ी कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। बार बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा? बैसाखी या लोहड़ी, ठीक है ना। बैसाखी या लोहड़ी ये पूछ देगा तो ये कहाँ का प्रमुख त्योहार है? ये पंजाब का है, याद रखना। गुड़ी पड़वा कहाँ का प्रमुख त्योहार है? वो महाराष्ट्र का है, वो भी पूछा जा चुका है, वो आर्मी में पूछा गया था। गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? तो नृत्य भी पता होना चाहिए। और गिद्धा और भांगड़ा आप लोगों को पता होगा कहाँ का है। तो मेरे भाई चाहे गिद्धा पूछे चाहे भांगड़ा पूछे तो ये आपका कहाँ का हो जाएगा? ये आपका पंजाब का हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है और लास्ट है, राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेरे भाई राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। जितने भी साथी पैंथेरा टाइग्रिस बता रहे हो राइट बता रहे हो। और राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आपका पावो क्रिस्टेटस है, ठीक है ना। चलो अभी आप लोगों का पूरा 25 प्रश्न समाप्त हो गया है। इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर हुआ है कमेंट में आप लोग बता देना, ठीक है ना। मिलते हैं कल के क्लास में, फिर से इसी तरह से 25 प्रश्न लेकर आएंगे। जय हिंद।